आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? तो आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता रेड जेल हैं। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? तो रेड जेल हैं। मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। परिभाषा किसने दी? मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा एलन सैंपल ने दी। मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा एलन सैंपल ने दी। नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन थे? नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो नवनियतिवाद के प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर थे। नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो ग्रिफिथ टेलर थे। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी भूगोलवेता नहीं है? तो निम्नलिखित में से रीटर फ्रांसीसी भूगोलवेता नहीं है। ब्लाश फ्रांसीसी भूगोलवेता है। ब्रूस फ्रांसीसी भूगोलवेता है। डिमांजिया फ्रांसीसी भूगोलवेता है। सिर्फ रीटर फ्रांसीसी भूगोलवेता नहीं है। टुंड्रा प्रदेशों में निवास करने वाली कौन सी जनजाति है? टुंड्रा प्रदेशों में निवास करने वाली कौन सी जनजाति है? तो टुंड्रा प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति है एस्किमो जनजाति। टुंड्रा प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति एस्किमो जनजाति है। दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? तो दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति भील जनजाति है। दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति भील जनजाति है। कयाक निम्नलिखित में से क्या है? कयाक निम्नलिखित में से क्या है? तो कयाक निम्नलिखित में से एस्किमो की नाव है। कयाक क्या है? एस्किमो की नाव है। एस्किमो का क्या अर्थ होता है? एस्किमो का क्या अर्थ होता है? तो एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाले आदमी। एस्किमो का क्या अर्थ होता है? तो कच्चा मांस खाने वाले आदमी। शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल को बर्तन व आभूषण के लिए कौन सी जनजाति प्रयोग करती है? शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल को बर्तन व आभूषण के लिए कौन सी जनजाति प्रयोग करती है? तो बुशमैन जनजाति। शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल को बर्तन व आभूषण के लिए बुशमैन जनजाति प्रयोग करती है। बुशमैन जनजाति का संबंध कौन सी जनजाति से है? बुशमैन जनजाति का संबंध कौन सी जनजाति से है? तो बुशमैन जनजाति का संबंध निग्रेटो प्रजाति से या निग्रेटो जनजाति से है। गोल गांदेड़ो प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? गोल गांदेड़ो प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? तो गोल गांदेड़ो प्रथा भील जनजाति में पाई जाती है। गोल गांदेड़ो प्रथा भील जनजाति में पाई जाती है। कोदू व कुटकी किस जनजाति के मुख्य खाद्यान्न है? कोदू व कुटकी किस जनजाति के मुख्य खाद्यान्न है? तो कोदू और कुटकी गोंड जनजाति के मुख्य खाद्यान्न है। कोदू और कुटकी गोंड जनजाति के मुख्य खाद्यान्न है। गोंडों से शासित साम्राज्य नहीं है। गोंडों से शासित साम्राज्य नहीं है तो राजगढ़। गोंडों से राजगढ़ शासित साम्राज्य नहीं है। दिप्पा और पेंडा कृषि निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा की जाती? दिप्पा तथा पेंडा कृषि निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा की जाती है? तो दिप्पा व पेंडा कृषि निम्नलिखित में से गोंड जनजाति द्वारा की जाती है। दिप्पा व पेंडा कृषि निम्नलिखित में से गोंड जनजाति द्वारा की जाती है। विश्व में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा देश भारत है। विश्व में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। संसार का सबसे बड़ा जनसमूह निवास करता है। संसार का सबसे बड़ा जनसमूह निवास करता है तो एशिया जनसमूह। संसार का सबसे बड़ा जनसमूह निवास करता है एशिया के अंदर। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश में है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश में है? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बांग्लादेश में है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बांग्लादेश में है। जनसंख्या घनत्व में कार्पिक घनत्व यानी कृषि क्षेत्रीय घनत्व है। कृषि क्षेत्रीय घनत्व कौन सा है? जनसंख्या घनत्व में कृषि क्षेत्रीय जन घनत्व कौन सा है? तो वो है कुल जनसंख्या बटा कृषि भूमि क्षेत्र। कुल जनसंख्या भाजक कृषि भूमि क्षेत्र या कुल जनसंख्या बटा कृषि भूमि क्षेत्र कृषि क्षेत्रीय घनत्व है। उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या प्रवास किस महाद्वीप से सर्वाधिक हुआ है? उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या प्रवास किस महाद्वीप से सर्वाधिक हुआ है? तो वो है यूरोप। यूरोप महाद्वीप से उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या प्रवास सर्वाधिक हुआ है। उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या प्रवास यूरोप महाद्वीप से सर्वाधिक हुआ है। सन 2015 के अनुसार विश्व का जनसंख्या घनत्व है। सन 2015 के अनुसार विश्व का
जनसंख्या घनत्व कितना है, तो वो है 47। सन 2015 के अनुसार विश्व का जनसंख्या घनत्व 47 है। विश्व में सन 2025 तक अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी? विश्व में सन 2025 तक अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी? तो वो होगी 781.8 करोड़। 781.8 करोड़ विश्व में सन 2025 तक अनुमानित जनसंख्या होगी। विश्व में सन 2025 तक अनुमानित जनसंख्या 781.8 करोड़ होगी। वृद्ध आयु जनसंख्या वर्ग में कितने वर्ष से ऊपर की जनसंख्या सम्मिलित होती है? वृद्ध आयु वर्ग में कितने वर्ष से ऊपर की जनसंख्या सम्मिलित होती है? तो वृद्ध आयु जनसंख्या वर्ग में 65 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या सम्मिलित होती है। वृद्ध आयु जनसंख्या वर्ग में 65 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या सम्मिलित होती है। विश्व में सर्वाधिक वृद्ध व्यक्तियों को प्रतिशत किस देश में है? विश्व में सर्वाधिक वृद्ध व्यक्तियों का प्रतिशत किस देश में है? तो विश्व में सर्वाधिक वृद्ध व्यक्तियों का प्रतिशत जापान देश में है। विश्व में सर्वाधिक वृद्ध व्यक्तियों का प्रतिशत जापान देश में है। विश्व में किस आयु वर्ग का प्रतिशत सर्वाधिक है? विश्व में किस आयु वर्ग का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो विश्व में 25 से 54 वर्ष आयु वर्ग का प्रतिशत सर्वाधिक है। विश्व में 25 से 54 आयु वर्ग का प्रतिशत सर्वाधिक है। विश्व में 25 से 54 आयु वर्ग का प्रतिशत सर्वाधिक है। 100% साक्षरता वाला देश है। 100% साक्षरता वाला देश है तो वह है जापान। 100% साक्षरता वाला देश कौन सा है? तो जापान है। उच्च नगरीय जनसंख्या किस देश में पाई जाती है? उच्च नगरीय जनसंख्या किस देश में पाई जाती है? तो उच्च नगरीय जनसंख्या सिंगापुर देश में पाई जाती है। उच्च नगरीय जनसंख्या सिंगापुर देश में पाई जाती है। मानव अधिवास के अनेक रूप हैं। निम्नलिखित में से आप किसे मानव अधिवास नहीं मानते हैं? मानव अधिवास के अनेक रूप हैं। निम्नलिखित में से आप किसे मानव अधिवास नहीं मानते हैं? तो मानव अधिवास के अनेक रूप हैं। इनमें से गलियां जो मानव अधिवास का रूप नहीं है। बुशमैन जनजाति के लोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास बनाते हैं? बुशमैन जनजाति के लोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास बनाते हैं? तो अस्थायी अधिवास बनाते हैं। बुशमैन जनजाति के लोग अस्थायी अधिवास बनाते हैं। बुशमैन जनजाति के लोग अस्थायी अधिवास बनाते हैं। पमपासे व प्रेरी घास के प्रदेशों में किस प्रकार के अधिवास बनाते हैं? पमपासे व प्रेरी घास के प्रदेशों में किस प्रकार के अधिवास बनाते हैं? तो वो है प्रकीर्ण अधिवास। पमपासे व प्रेरी घास के प्रदेशों में प्रकीर्ण अधिवास बनाए जाते हैं। पमपासे व प्रेरी घास के प्रदेशों में प्रकीर्ण अधिवास बनाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रेल मार्गों के सहारे बस्ती का विकास किस अधिवास प्रतिरूप में होता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में रेल मार्ग के सहारे बस्ती का विकास किस अधिवास प्रतिरूप में है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में रेल मार्ग के सहारे बस्ती का विकास रेखीय प्रतिरूप या रेखीय प्रतिरूप अधिवास में होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रेल मार्ग के सहारे बस्ती का विकास रेखीय अधिवास प्रतिरूप में है। रेखीय अधिवास प्रतिरूप में है। भारत में महानगर की जनसंख्या का आकार है। भारत में महानगर जनसंख्या का आकार है। तो भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या महानगर की श्रेणी में आती है। भारत में महानगर की जनसंख्या का आकार 10 लाख से अधिक है। भारत में मेगापोलिस नगर श्रेणी में शामिल नहीं है। भारत में मेगापोलिस नगर श्रेणी में शामिल नहीं है। तो भारत में जयपुर मेगापोलिस नगर श्रेणी में शामिल नहीं है। भारत में मेगापोलिस नगर श्रेणी में जयपुर शामिल नहीं है। एशिया की सबसे विशाल स्लम कच्ची बस्ती किस शहर में स्थित है? एशिया की सबसे विशाल स्लम कच्ची बस्ती किस शहर में स्थित है? तो एशिया की सबसे विशाल स्लम कच्ची बस्ती जो मुंबई शहर में स्थित है। एशिया की सबसे विशाल स्लम कच्ची बस्ती मुंबई शहर में स्थित है। भारत में 2011 के अनुसार महानगरों की संख्या है। भारत में 2011 के अनुसार महानगरों की संख्या है। तो भारत में 2011 के अनुसार 53 महानगरों की संख्या है। भारत में 2011 के अनुसार महानगर कितने हैं? तो 53 हैं।
मानव के व्यवसाय कितने प्रकार के हैं? मानव के व्यवसाय कितने प्रकार के हैं? तो मानव के व्यवसाय 5 प्रकार के हैं। मानव के व्यवसाय कितने प्रकार के हैं? तो 5 प्रकार के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय नहीं है? तो व्यापार प्राथमिक व्यवसाय नहीं है। निम्नलिखित में से प्राथमिक व्यवसाय व्यापार नहीं है। आखेट प्राथमिक व्यवसाय है। संग्रहण प्राथमिक व्यवसाय है। पशुपालन प्राथमिक व्यवसाय है। विनिर्माण उद्योग किस व्यवसाय से संबंधित है? विनिर्माण उद्योग किस व्यवसाय से संबंधित है? तो विनिर्माण उद्योग द्वितीय व्यवसाय से संबंधित है। विनिर्माण उद्योग द्वितीय व्यवसाय से संबंधित है। प्रत्यक्ष सेवा सेक्टर किस प्रकार का व्यवसाय है? प्रत्यक्ष सेवा सेक्टर किस प्रकार का व्यवसाय है? तो प्रत्यक्ष सेवा सेक्टर तृतीय प्रकार का व्यवसाय है। प्रत्यक्ष सेवा सेक्टर तृतीय प्रकार का व्यवसाय है। निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तरी साइबेरिया में नहीं रहती है? निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तरी साइबेरिया में नहीं रहती है? तो निम्न में से एस्किमो जनजाति उत्तरी साइबेरिया में नहीं रहती है। निम्न में से एस्किमो जनजाति उत्तरी साइबेरिया में नहीं रहती है। सेमोयड उत्तरी साइबेरिया में रहती है। तुंग उत्तरी साइबेरिया में रहती है। याकुत उत्तरी साइबेरिया में रहती है, पर एस्किमो जनजाति उत्तरी साइबेरिया में नहीं रहती है। निम्न में से कौन सा कार्य प्राथमिक व्यवसाय नहीं है? निम्न में से कौन सा कार्य प्राथमिक व्यवसाय नहीं है? निम्न में से विनिर्माण प्राथमिक व्यवसाय नहीं है। निम्न में से प्राथमिक व्यवसाय में विनिर्माण नहीं आता है। आखेट प्राथमिक व्यवसाय है। संग्रहण प्राथमिक व्यवसाय, मछली पकड़ना प्राथमिक व्यवसाय है, पर विनिर्माण प्राथमिक व्यवसाय नहीं है क्योंकि ये द्वितीय व्यवसाय है। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? निम्न में से गेहूं रोपण फसल नहीं है। निम्न में से रोपण फसल गेहूं नहीं है। बाकी कॉफ़ी रोपण फसल है, गन्ना रोपण फसल है और चाय रोपण फसल है, पर गेहूं रोपण फसल नहीं है। निम्न में से कौन सी कृषि प्रकार का विकास यूरोप औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया था? निम्न में से कौन सी कृषि प्रकार का विकास यूरोप औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया था? तो वह है रोपण कृषि। निम्न में से रोपण कृषि का विकास यूरोप औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया था। रोपण कृषि का विकास यूरोप औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया था। निम्न प्रदेशों में से किसमें वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? निम्न प्रदेशों में से किसमें वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो निम्न प्रदेशों में से सवाना क्षेत्र में वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। निम्न प्रदेशों में से सवाना क्षेत्र वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। बाकी प्रेरीज क्षेत्र में की जाती है सवाना, और सवाना क्षेत्र में नहीं की जाती है। प्रियरीज क्षेत्र में वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। पम्पाज क्षेत्र में वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। डाउन्स क्षेत्र में वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। सिर्फ सवाना क्षेत्र में अनाज कृषि यानी वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। व्यापारिक स्तर पर लकड़ी काटने का व्यवसाय कौन से क्षेत्र में किया जाता है? व्यापारिक स्तर पर लकड़ी काटने का व्यवसाय कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो व्यापारिक स्तर पर लकड़ी काटने का व्यवसाय कोणधारी वन क्षेत्र में किया जाता है। व्यापारिक स्तर पर लकड़ी काटने का व्यवसाय कोणधारी वन क्षेत्र में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का साधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का साधन नहीं है? निम्नलिखित में से तांबा शक्ति का साधन नहीं है। निम्नलिखित में से तांबा शक्ति का साधन नहीं है। वह देश जिसमें कच्चे माल न्यून होने पर भी उद्योगों का विकास हुआ है। वह देश जिसमें कच्चे माल न्यून होने पर भी उद्योगों का विकास हुआ है, तो वह है जापान देश। जापान देश जिसमें कच्चे माल न्यून होने पर भी उद्योगों का विकास हुआ है। जापान देश में कच्चे माल न्यून होने पर भी उद्योगों का विकास हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का साधन उद्योगों के विकेंद्रीकरण में सहायक नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का साधन उद्योगों के विकेंद्रीकरण में सहायक नहीं है? तो वह है कोयला। निम्नलिखित में से कोयला शक्ति का साधन उद्योगों के विकेंद्रीकरण में सहायक नहीं है, जबकि जल विद्युत सहायक होता है विकेंद्रीकरण में उद्योगों के, और पेट्रोलियम उद्योगों के विकेंद्रीकरण में सहायक है, और प्राकृतिक गैस साधन उद्योगों के विकेंद्रीकरण में सहायक है शक्ति के, इसमें कोयला नहीं होता है। कौन सा कथन कुटीर उद्योगों से संबंधित नहीं है? कौन सा कथन कुटीर उद्योगों से संबंधित नहीं है? अधिक पूंजी। अधिक पूंजी कुटीर उद्योगों से संबंधित नहीं है। स्थानीय कच्चा माल कुटीर उद्योगों से संबंधित है। परिवार के सदस्यों द्वारा श्रम कुटीर उद्योगों से संबंधित है। उत्पादन की कम मात्रा उद्योगों से संबंधित है, पर अधिक पूंजी कुटीर उद्योगों से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो निम्नलिखित में से सीमेंट उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है। निम्नलिखित में से सीमेंट उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है, जबकि सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। रबड़े उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। वनस्पति तेल उद्योग कृषि आधारित उद्योग है, पर सीमेंट उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है। वनोत्पाद आधारित उद्योग है। वनोत्पाद आधारित उद्योग है, तो वनोत्पाद आधारित उद्योग कागज उद्योग है। वनोत्पाद आधारित उद्योग कागज उद्योग है। वनोत्पाद आधारित उद्योग कागज उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन सा चीज का प्रमुख लौह इस्पात उत्पादन क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा चीन का प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा चीन का प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है? तो निम्न में से मंचूरिया चीन का प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। मंचूरिया चीन का प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। मंचूरिया चीन का प्रमुख लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। भारत का लौह इस्पात केंद्र नहीं है। भारत का लौह इस्पात केंद्र नहीं है, तो भारत का पिट्सबर्ग लौह इस्पात केंद्र नहीं है। भारत का पिट्सबर्ग लौह इस्पात केंद्र नहीं है। जमशेदपुर भारत का लौह इस्पात केंद्र है। दुर्गापुर भारत का लौह इस्पात केंद्र है। राउरकेला लौह इस्पात केंद्र है भारत का, पर पिट्सबर्ग भारत का लौह इस्पात केंद्र नहीं है। अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? तो वह है 5 से 2.5, 5 से 2.5 तक, 5 से 2.5 तक। अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान होता है 5 से 2.5 तक, 5 से 2.5 तक अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा का सूत्र है। अम्लीय वर्षा का सूत्र है, तो अम्लीय वर्षा का सूत्र है H2SO4। अम्लीय वर्षा का सूत्र है H2SO4। अम्लीय वर्षा का सूत्र है H2SO4। पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य कौन सा मंडल करता है? पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य कौन सा मंडल करता है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य ओजोन मंडल करता है। पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य ओजोन मंडल करता है। मार्टियर समझौता 1987 में किस पर बल दिया गया? मार्टियर समझौता 1987 में किस पर बल दिया गया? तो मार्टियर समझौता 1987 में किस पर बल दिया गया? तो वह है ओजोन परत पर। मार्टियर समझौता 1987 में ओजोन परत पर बल दिया गया। मार्टियर समझौता 1987 में ओजोन परत पर बल दिया गया। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन हुआ था। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन हुआ था तो जेनेवा में। तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो जेनेवा में। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? जेनेवा में।
पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 को आयोजन हुआ था, 1992 को आयोजन हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन का, तो वह है रियो डी जेनीरो। रियो डी जेनीरो। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 का आयोजन रियो डी जेनीरो में हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 का आयोजन रियो डी जेनीरो में हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 का आयोजन रियो डी जेनीरो में हुआ था। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। निम्न में से किस जनगणना दशक में लिंगानुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? निम्न में से किस जनगणना दशक में लिंगानुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज करी गई? तो निम्न में से 1991 के 71 तक के दशक में लिंगानुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। 1961 से लेकर 1971 तक दशक में लिंगानुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। 1961 के से 71 तक के दशक में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज करी गई। किसमें? लिंगानुपात में। पिछले 10 बार के जनगणना वर्षों में न्यूनतम लिंगानुपात जिस जनगणना वर्ष में था वह है। पिछले 10 बार के जनगणना वर्षों में न्यूनतम लिंगानुपात जिस जनगणना वर्ष में था तो वह है 1991। क्या है? 1991। पिछले 10 बार के जनगणना वर्षों में न्यूनतम लिंगानुपात 1991 जनगणना वर्ष में था। भारत में मोटे रूप में जनसंख्या का वितरण किस फसल के वितरण प्रारूप के अनुरूप है? वह है। भारत में मोटे रूप में जनसंख्या का वितरण किस फसल के वितरण प्रारूप के अनुरूप है? वह है। भारत में मोटे रूप में जनसंख्या का वितरण अपने चावल फसल के वितरण प्रारूप के अनुरूप है। भारत में मोटे रूप में जनसंख्या का वितरण चावल फसल के वितरण प्रारूप के अनुरूप है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो 2011 में हुई जनगणना के अनुसार अपने अरुणाचल प्रदेश राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। तो 2011 में हुई जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष की गई? भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष में की गई? तो भारत में प्रथम जनगणना 1872 वर्ष में की गई, 1872 के वर्ष में की गई। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में की गई। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में करी गई। जनसंख्या के संदर्भ में किस वर्ष को महान जन विभाजन का वर्ष कहा जाता है, जिसके पश्चात भारतीय जनसंख्या में निरंतर व त्वरित वृद्धि दर्ज की गई? जनसंख्या के संदर्भ में किस वर्ष को महान जन विभाजन का वर्ष कहा जाता है, जिसके पश्चात भारतीय जनसंख्या में निरंतर व त्वरित वृद्धि दर्ज की गई? तो जनसंख्या के संदर्भ में 1921 के वर्ष को महान जन विभाजन का वर्ष कहा जाता है, जिसके पश्चात भारतीय जनसंख्या में निरंतर व त्वरित वृद्धि दर्ज की गई। तो जनसंख्या के संदर्भ में 1921 को महान जन विभाजन का वर्ष कहा जाता है। 1921 को महान जन विभाजन का वर्ष कहा जाता है, जिसके पश्चात भारतीय जनसंख्या में निरंतर व त्वरित वृद्धि दर्ज की गई। भारत में अंतिम बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में अंतिम बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में अंतिम बार जनगणना 2011वें वर्ष में हुई थी। 2011 में हुई थी। भारत में अंतिम बार जनगणना 2011 में हुई थी।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत जनघनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत जनघनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत जनघनत्व प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो वह है 382। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। भारत में सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है। तो भारत में सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य मेघालय है। भारत में सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य मेघालय है। भारत में सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य मेघालय है। भारत की संताल जनजाति संबंधित है। भारत की संताल जनजाति संबंधित है। तो भारत की आग ऑस्ट्रेलियाइड से भारत की संथाल जनजाति आग ऑस्ट्रेलियाइड से संबंधित है। भारत की संथाल जनजाति आग ऑस्ट्रेलियाइड से संबंधित है। निम्नलिखित में से वह प्रजाति जो भारत में अंत में आकर बसी है वह है। निम्नलिखित में से वह प्रजाति जो भारत में अंत में आकर बसी है तो वह है। तो भारत में निम्नलिखित में से वह प्रजाति जो भारत में अंत में आकर बसी है वह है नॉर्डिक जनजाति या नॉर्डिक प्रजाति। नॉर्डिक प्रजाति वह प्रजाति है जो भारत में अंत में आकर बसी है। नॉर्डिक प्रजाति वह प्रजाति है जो भारत में अंत में आकर बसी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो वह है भारतीय आर्य, इंडो यूरोपियन। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो वह है भारतीय आर्य, इंडो यूरोपियन। तो भारतीय आर्य इंडो यूरोपियन एक समूह जो भारत में विशालतम भाषाई समूह है। विशालतम भाषाई समूह भारत में जो है वह है भारतीय आर्य, इंडो यूरोपियन। कुल भारतीय जनसंख्या में से कितनी भारतीय जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? कुल भारतीय जनसंख्या में से कितनी भारतीय जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो वह है 833 मिलियन। 83 करोड़, लगभग 83 करोड़। कुल भारतीय जनसंख्या में से 833 मिलियन जनसंख्या भारतीय जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। 833 मिलियन। दो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात जनसंख्या वाला राज्य है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात जनसंख्या वाला राज्य है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा न्यूनतम लिंगानुपात वाला जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात जनसंख्या वाला राज्य हरियाणा है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात जनसंख्या वाला राज्य हरियाणा है। वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? तो वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर
74.4% है, 74.04% है। वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04 है, 74.04 है। वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% है। हिंदुओं का सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? हिंदुओं का सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? तो हिंदुओं का सर्वाधिक लिंगानुपात हिमाचल प्रदेश राज्य में है। हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात हिमाचल प्रदेश में है। हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात हिमाचल प्रदेश में है। हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात हिमाचल प्रदेश में है। मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि है। मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि है। तो मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि चीन है। मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि चीन है। मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि चीन है। देश में किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है? देश में किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो देश में केरल राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है। देश में केरल राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है। देश में केरल राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है तो वह है 68.84%, 68.84%, 68.84%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.84% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.84% है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। रेल के डिब्बे बनाने का सबसे नया कारखाना किस जगह स्थापित किया गया है? रेल के डिब्बे बनाने का सबसे नया कारखाना किस जगह स्थापित किया गया है? तो रेल के डिब्बे बनाने का सबसे नया कारखाना पेराम्बेर में बनाया गया है या स्थापित किया गया है। रेल के डिब्बे बनाने का सबसे नया कारखाना पेराम्बेर में बनाया गया है। पेराम्बेर में बनाया गया है। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए किस कच्चे माल की उपस्थिति सर्वाधिक प्रभावी होती है? सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए किस कच्चे माल की उपस्थिति सर्वाधिक प्रभावी होती है? तो सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए चूना पत्थर कच्चे माल की उपस्थिति सर्वाधिक प्रभावी होती है। तो सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए चूना पत्थर कच्चे माल की उपस्थिति सर्वाधिक प्रभावी होती है। बोकारो में स्थित लौह इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? बोकारो में स्थित लौह इस्पात उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो बोकारो में स्थित लौह इस्पात उद्योग पूर्व सोवियत संघ देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो बोकारो में स्थित लौह इस्पात उद्योग पूर्व सोवियत संघ देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। टाटा लौह एवं इस्पात प्लांट को लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। टाटा लौह एवं इस्पात प्लांट को लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। तो टाटा लौह एवं इस्पात प्लांट को लौह अयस्क की प्राप्ति होती है तो वह है सिंहभूमि से। सिंहभूमि से टाटा लौह एवं इस्पात प्लांट को लौह अयस्क की प्राप्ति सिंहभूमि से होती है। सिंहभूमि से होती है। भारत में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग शुरू हुआ? भारत में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग शुरू हुआ? तो भारत में कपड़ा उद्योग सर्वप्रथम शुरू हुआ। भारत में सर्वप्रथम कपड़ा उद्योग शुरू हुआ। भारत में सर्वप्रथम कपड़ा उद्योग शुरू हुआ। भारत में कच्चे माल के निकट जिस उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण हुआ है वह है।
तो भारत में कच्चे माल के निकट जिस उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण हुआ है वह चीनी है। भारत में कच्चे माल के निकट चीनी उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण हुआ है। भारत में कच्चे माल के निकट चीनी उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण हुआ है। कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। तो कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित लौह इस्पात उद्योगों का केंद्र है। तो कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित लौह इस्पात उद्योगों का केंद्र बोकारो है। कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित लौह इस्पात का उद्योग का केंद्र बोकारो है। कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित लौह इस्पात का उद्योग का केंद्र बोकारो है। सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने किस राज्य में स्थापित हैं? तो सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने किस राज्य में स्थापित हैं? सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने अपने महाराष्ट्र राज्य में स्थापित हैं। महाराष्ट्र राज्य में स्थापित हैं। भारी इंजीनियरिंग उद्योग का केंद्र है। भारी इंजीनियरिंग उद्योग का केंद्र है। भारी इंजीनियरिंग उद्योग का केंद्र है। तो भारी इंजीनियरिंग उद्योग का केंद्र रांची है। भारी इंजीनियरिंग उद्योग का केंद्र रांची है। भारी इंजीनियरिंग उद्योग का केंद्र क्या है? तो रांची है। कहाँ है? रांची है। सीमेंट उद्योग किस राज्य में सबसे अधिक विकसित है? सीमेंट उद्योग किस राज्य में सबसे अधिक विकसित है? तो सीमेंट उद्योग मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक विकसित है। सीमेंट उद्योग मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक विकसित है। सीमेंट उद्योग मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक विकसित है। भारत में ग्रैंड टैंक रोड का निर्माण किसने करवाया? भारत में ग्रैंड टैंक रोड का निर्माण किसने करवाया? तो भारत में ग्रैंड टैंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। भारत में ग्रैंड टैंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। भारत में ग्रैंड टैंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग 7 की लंबाई है। भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग 7 की लंबाई है। तो भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की 7 की लंबाई 2369 किलोमीटर है। 2369 किलोमीटर है भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग 7 की लंबाई। भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग 7 की लंबाई 2369 किलोमीटर है। भारत में BRO का गठन कब किया गया? भारत में BRO का गठन कब किया गया? तो भारत में BRO का गठन मई 1960 में किया गया। भारत में BRO का गठन मई 1960 में किया गया। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो भारत में कुल 235 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। भारत में कुल 235 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। भारत में कितने रेल मंडल हैं? भारत में कितने रेल मंडल हैं? तो भारत में 17 रेल मंडल हैं। भारत में 17 रेल मंडल हैं। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो कोंकण रेल मार्ग पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। तो कोंकण रेल मार्ग पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। भारत में सर्वप्रथम रेल का संचालन मुंबई थाने के बीच कब हुआ? भारत में सर्वप्रथम रेल का संचालन मुंबई थाने के बीच कब हुआ? भारत में सर्वप्रथम रेल का संचालन मुंबई थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 में हुआ। भारत में सर्वप्रथम रेल का संचालन मुंबई व थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुआ। भारत में मेट्रो की शुरुआत सन 1972 में कहाँ हुई? भारत में मेट्रो की शुरुआत सन 1972 में कहाँ हुई? तो भारत में मेट्रो की शुरुआत सन 1972 में कोलकाता में हुई। भारत में मेट्रो की शुरुआत सन 1972 में कोलकाता में हुई। भारत में 31 मार्च 2013 को रेल मार्ग की कुल लंबाई है। भारत में 31 मार्च 2013 को रेल मार्ग की कुल लंबाई है। तो
64,600 किलोमीटर। भारत में 31 मार्च 2013 को रेल मार्ग की कुल लंबाई 64,600 किलोमीटर है। भारत में 31 मार्च 2013 को रेल मार्ग की कुल लंबाई 64,600 किलोमीटर है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। कोझिकोड बंदरगाह स्थिर है। कोझिकोड बंदरगाह स्थिर है। तो कोझिकोड बंदरगाह केरल में स्थिर है। कोझिकोड बंदरगाह केरल में स्थिर है। कोझिकोड बंदरगाह केरल में स्थिर है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई का बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई का बंदरगाह है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी है? तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या 23 है, 23 है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या 23 है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या 23 है। भारत का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट 2012 कौन सा है? भारत का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट 2012 कौन सा है? तो भारत का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट 2012 राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद है। भारत का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट 2012 राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद है। भारत का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट 2012 राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद है। वर्तमान में भारत कितने देशों से अंतर्राष्ट्रीय वायु सेना से जुड़ा हुआ है? वर्तमान में भारत कितने देशों से अंतर्राष्ट्रीय वायु सेना से जुड़ा हुआ है? तो वर्तमान में भारत 104 देशों से अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में भारत 104 देशों से अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में भारत 104 देशों से अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा से जुड़ा हुआ है। कुएं एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है। कुएं एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला है। तो कुएं एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला जयपुर है। कुएं एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला जयपुर है। कुएं एवं नलकूप द्वारा सिंचाई करने की दृष्टि से जयपुर जिला प्रमुख है। राज्य के किस भूभाग में कुओं द्वारा 26% से अधिक सिंचाई की जाती है? राज्य के किस भूभाग में कुओं द्वारा 26% से अधिक सिंचाई की जाती है? तो राज्य के पूर्वी भूभाग में कुओं द्वारा 26% से अधिक सिंचाई की जाती है। राज्य के पूर्वी भूभाग में कुओं द्वारा 26% से अधिक सिंचाई की जाती है। राज्य के पूर्वी भूभाग में कुओं द्वारा 26% से अधिक ऊंचाई सिंचाई की जाती है। राजस्थान के कौन से दो तालाब सिंचाई की दृष्टि से अधिक उपयोगी है? राजस्थान के कौन से दो तालाब सिंचाई की दृष्टि से अधिक उपयोगी है? तो राजस्थान के उम्मेद सागर और भोपाल सागर तालाब सिंचाई की दृष्टि से अधिक उपयोगी है। राजस्थान के उम्मेद सागर और भोपाल सागर दो तालाब सिंचाई की दृष्टि से अधिक उपयोगी हैं। राजस्थान के उम्मेद सागर और भोपाल सागर दो तालाब सिंचाई की दृष्टि से अधिक उपयोगी हैं। राजस्थान के जल साधनों का भारत के कुल जल साधनों में कितने प्रतिशत हिस्सा है? राजस्थान के जल साधनों का भारत के कुल जल साधनों में कितने प्रतिशत हिस्सा है? तो राजस्थान के जल साधनों का भारत के कुल जल साधनों में 1% हिस्सा है। राजस्थान के जल साधनों का भारत के कुल साधनों में 1%
हिस्सा है। गंगानगर को इंदिरा गांधी नहर से जोड़ा गया। गंगानगर को इंदिरा गांधी नहर से जोड़ा गया। तो गंगानगर को इंदिरा गांधी नहर से जोड़ा गया तो वो है साधुवाली के निकट। साधुवाली के निकट। गंगानगर को इंदिरा गांधी नहर से जोड़ा गया तो वो था साधुवाली के निकट। किसके निकट? तो साधुवाली के निकट। गंगानगर को इंदिरा गांधी नहर से जोड़ा गया साधुवाली के निकट। थार का गढ़ा कहलाता है। थार का गढ़ा कहलाता है। थार का गढ़ा चांदन नलकूप कहलाता है। चांदन नलकूप कहलाता है। थार का गढ़ा चांदन नलकूप कहलाता है। थार का गढ़ा चांदन नलकूप कहलाता है। इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान में प्रवेश है। इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान में प्रवेश है। तो इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान में सीतावाली हेड से। इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान में प्रवेश सीतावाली हेड से है। इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान में प्रवेश सीतावाली हेड से है। जवाहर सागर बांध है। जवाहर सागर बांध है। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर है। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर है। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर है। राजस्थान में देश की कुल पशुधन शक्ति का भाग उपलब्ध है। राजस्थान में देश की कुल पशुधन शक्ति का भाग उपलब्ध है। तो राजस्थान में देश की कुल पशुधन शक्ति का 10% भाग उपलब्ध है। राजस्थान में देश की कुल पशुधन शक्ति का 10% भाग उपलब्ध है। कोकरेज नस्ल पाई जाती है। कोकरेज नस्ल पाई जाती है। कोकरेज नस्ल उपयुक्त सभी में पाई जाती है। तो कोकरेज नस्ल जालोर, सिरोही और पाली में पाई जाती है। कोकरेज नस्ल जालोर, सिरोही और पाली उपयुक्त सभी में पाई जाती है। गोपाल कार्यक्रम उन्नयन हेतु बनाया गया। गोपाल कार्यक्रम उन्नयन हेतु बनाया गया। तो गोपाल कार्यक्रम उन्नयन हेतु गोवंश बनाया गया। गोपाल कार्यक्रम उन्नयन हेतु गोवंश बनाया गया। गोपाल कार्य उन्नयन हेतु गोवंश बनाया गया। सर्वाधिक भेड़ पाई जाती है। सर्वाधिक भेड़ पाई जाती है। तो सर्वाधिक भेड़ जोधपुर में पाई जाती है। सर्वाधिक भेड़ जोधपुर में पाई जाती है। सर्वाधिक भेड़ जोधपुर में पाई जाती है। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज मिलते हैं? राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज मिलते हैं? तो राजस्थान में 67 प्रकार के खनिज मिलते हैं। राजस्थान में 67 प्रकार के खनिज मिलते हैं। राजस्थान में 67 प्रकार के खनिज मिलते हैं। सीसा जस्ता उत्पादन की सबसे बड़ी खान है। सीसा जस्ता उत्पादन की सबसे बड़ी खान है। तो सीसा जस्ता उत्पादन की सबसे बड़ी खान खो दरीबा है। सीसा जस्ता उत्पादन की सबसे बड़ी खान खो दरीबा है। टंगस्टन का जिले से उत्पादन होता है। टंगस्टन का जिले से उत्पादन होता है। तो टंगस्टन का नागौर जिले से उत्पादन होता है। टंगस्टन का नागौर जिले से उत्पादन होता है। निम्न में से कौन से जिले औद्योगिक दृष्टि से विकसित है? निम्न में से कौन से जिले औद्योगिक दृष्टि से विकसित है? तो निम्न में से जयपुर जिला औद्योगिक दृष्टि से विकसित है। निम्न में से जयपुर जिला औद्योगिक दृष्टि से विकसित है। निम्न में से जयपुर जिला औद्योगिक दृष्टि से विकसित है। राजस्थान की सर्वप्रथम मिल स्थापित हुई। राजस्थान की सर्वप्रथम मिल स्थापित हुई। राजस्थान की सर्वप्रथम मिल ब्यावर में स्थापित हुई। राजस्थान की सर्वप्रथम मिल बिहावर में स्थापित हुई। राजस्थान की सर्वप्रथम मिल बिहावर में स्थापित हुई। कृष्णा मिल्स स्थित है। कृष्णा मिल्स स्थित है। कृष्णा मिल्स ब्यावर में स्थिर है। कृष्णा मिल्स ब्यावर में स्थिर है। कृष्णा मिल्स ब्यावर में स्थिर है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनगणना है तो जनसंख्या है वो है 6.85 करोड़। 6.85 करोड़ 6.85 करोड़। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़। राजस्थान के किस जिले की साक्षरता सबसे कम है? राजस्थान की किस जिले की साक्षरता सबसे कम है? तो राजस्थान की जालोर जिले की साक्षरता सबसे कम है। राजस्थान के जालोर जिले की साक्षरता सबसे कम है।
राजस्थान के जालोर जिले की साक्षरता सबसे कम है। निम्नलिखित में से जो जनजाति नहीं है वह है। निम्न में से खटीक जनजाति नहीं है। निम्न में से खटीक जनजाति नहीं है। निम्नलिखित में से खटीक जनजाति नहीं है। भील जनजाति है, मीणा जनजाति है, डामोर जनजाति है, पर खटीक जनजाति नहीं है। मीणा समुदाय की उत्पत्ति मानी जाती है। मीणा समुदाय की उत्पत्ति मानी जाती है। मीणा समुदाय की उत्पत्ति मृत्स्य अवतार से मानी जाती है। मीणा समुदाय की उत्पत्ति मृत्स्य अवतार से मानी जाती है। मीणा समुदाय की उत्पत्ति मृत्स्य अवतार से मानी जाती है। मीणा जनजाति के कितने उपवर्ग हैं? मीणा जनजाति के कितने उपवर्ग हैं? मीणा जनजाति के 2 उपवर्ग हैं। मीणा जनजाति के 2 उपवर्ग हैं। नेजा नृत्य किया जाता है। नेजा नृत्य किया जाता है। नेजा नृत्य खेरवाड़ा के मीना द्वारा नेजा नृत्य किया जाता है। खेरवाड़ा के मीना द्वारा नेजा नृत्य किया जाता है। खेरवाड़ा के मीना द्वारा नेजा नृत्य किया जाता है। सहरिया जनजाति का केंद्र है। सहरिया जनजाति का केंद्र है। सहरिया जनजाति का केंद्र शाहाबाद तहसील में है। सहरिया जनजाति का केंद्र शाहाबाद तहसील में है। सहरिया जनजाति का केंद्र शाहाबाद तहसील में है। बेनेश्वर मेला लगता है। बेनेश्वर मेला लगता है। बेनेश्वर मेला माघ शुक्ल पूर्णिमा पर लगता है। बेनेश्वर मेला माघ शुक्ल पूर्णिमा पर लगता है। बेनेश्वर मेला माघ शुक्ल पूर्णिमा पर लगता है।